वेलकम टू स्टडी खजाना। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हैं। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक जो लास्ट लेक्चर का रिमेनिंग रह गया था, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब डेट ऑफ द ड्राइंग्स एंड द अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स आर सेम, तो वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय द मेथड जिसको हमने डेफिनेटली मेंशन किया था। एवरेज मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमने कैलकुलेट किया था मंथली, उसमें हमने किया था क्वार्टरली, उसमें किया था हमने हाफ ईयरली। उसमें हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि व्हेन द डेट ऑफ द ड्राइंग्स एंड द अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स आर सेम, तो उस केस में हम वो वाला मेथड अडॉप्ट करते थे जिसमें मैंने एक आपको एवरेज मंथ्स बताए थे। मंथली के केस में था आपका 6.5, बिगिनिंग में, मिडिल में 6 और एंड में था 5.5। क्वार्टरली के केस में था आपका बिगिनिंग में 7.5, मिडिल में 6, एंड में 4.5। और हाफ ईयरली के केस में था 3.5, बिगिनिंग में, मिडिल में 3 और एंड में आपका था 2.5। चलिए अब हम इससे आगे डिस्कशन करते हैं। When the date of the drawings and the amount of the drawings are different, how do we calculate it? अब मेथड डिफरेंट हो जाएगा। When the date of the drawings and the amount of the drawings are different, date of drawings and amount of ड्राइंग्स आर डिफरेंट, तो हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? वी आइदर यूज सिंपल मेथड और वी यूज प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, राइट? तो इसमें हम इसकी कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन होना ये जरूरी है कि डेट्स भी डिफरेंट है हमारी और अमाउंट्स भी डिफरेंट है हमारे, राइट? तो ठीक है जी, अब हम इसके लिए आगे चलते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को हम आगे कर सकते हैं। देखिए, ये है आपके पास ये क्वेश्चन, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 7:5। During the year ended 31st December 2012, they makes the following drawings। देखिए, पहली ड्राइंग्स उसने करी है 1 फरवरी में, 14,000 की अमाउंट है। नेक्स्ट करी है 1 मई में, 10,000 की अमाउंट है। देखिए, डेट्स भी डिफरेंट मिल रही हैं आपको और अमाउंट्स भी डिफरेंट मिल रही हैं, ठीक है ना? अब हम इसको या तो सिंपल मेथड से करेंगे या इसको हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। मैं आपको इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको पहले मैं करके दिखाऊंगा। एज्यूम करते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन को हम दोबारा रीड कर लेते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को नोटिफाई कर देता हूं आपके लिए, इजी हो जाएगा आपके लिए। हम इसके लिए कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम आप यूज करेंगे डेट का, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे अमाउंट का, तीसरा कॉलम आप बनाएंगे नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड। पहले मैं आपके लिए जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट मेथड का मतलब इन सब का आप प्रोडक्ट निकालेंगे। ये अभी आपको, जब मैं आपको एक प्रैक्टिकल वर्जन इसका करूंगा तो आपको ये ज्यादा बेटर क्लियर होगा। सबसे पहले मैं इसके लिए इसकी डेट्स मेंशन कर लेता हूं। 1/2/2012 14,000 की ये अमाउंट है। फिर 1/5/12 में अमाउंट है आपके पास 10,000 की। 30/06 में आपके पास अमाउंट है 5,000 की। और 30/10/12 में आपके पास अमाउंट है 12,000 रुपए की। 31/12/12 में आपके पास अमाउंट है 4,000 की। अब नंबर ऑफ मंथ्स यूज का मतलब होता है कि आपने जब ड्राइंग्स जिस साल पे, जिस टाइम टेन्योर पे आपने विड्रॉ करी हैं टिल द एंड ऑफ द ईयर विच दे आर फॉलोइंग। अब इसमें ये फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर। कई बार
ये फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज को नोटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि जनवरी में शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो अब हमें ये देखेंगे कि अगर हमने इस ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है 1 फरवरी में, तो साल में महीने हो गए आपके 12। अगर हमने फरवरी में विड्रॉ किया है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से हमने इसको यूज किया है 11 मंथ्स, राइट। हमने इसको यूज किया है 11 मंथ्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हमने विड्रॉइंग्स करी है 1 मई को, यानी कि 1 मई को हमने 10,000 विड्रॉ करे हैं। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में विड्रॉ करे हैं तो हम इस मंथ को भी कंसिडर करेंगे, राइट। फिर हमने इसको विड्रॉ किया है 5,000 को 30 जून को, क्योंकि हमने एंड ऑफ द मंथ निकाला, विड्रॉ किया है इसको, तो हम इस मंथ को कंसिडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ से कंसिडर करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6th। इसके बाद आता है 31 दिसंबर। ये आपका आ रहा है, इसमें आपने विड्रॉ किया है तो लास्ट डेट ऑफ द ईयर विड्रॉ किया, तो इस मंथ को हम कंसिडर नहीं करेंगे, 0। ठीक है जी। दिस इज कॉलम ए, दिस इज कॉलम बी, दिस इज कॉलम सी एंड कॉलम 3। कॉलम 3 का मतलब हो गया प्रोडक्ट कॉलम। और कॉलम 3 अगर हम सिंप्लीफाइड वर्ड्स में कहें, इट शुड बी बी इंटू सी। बी इंटू सी का मतलब हो गया इसको इससे इंटू करना है। 14 इंटू 11 इज 1,54,000, 80,000। इसको आपने इंटू करना है 30,000, और इसको आपने यूज किया है 2 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया 0 लास्ट के लिए। ठीक, 5 ड्राइंग्स है, 5 कॉलम होने चाहिए। ये हो गया आपका 24,000 और ये हो गया आपका 0, राइट। क्लियर है। अगर हम इसका आप टोटल देखें तो इट इज 2,88,000। इज इट क्लियर टू यू? इट इज 2,88,000। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, दैट इज 10%। आप देखें क्वेश्चन को ध्यान से, तो आपको क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, इट इज बेसिकली 10%। मैंने मेथड यूज किया है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में मैंने पहले कॉलम डेट का लिया था, फिर अमाउंट का लिया था, तीसरा उससे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मंथ्स का कॉलम बनाया था मैंने, चौथा मैंने कॉलम लिया था टोटल नंबर ऑफ, चौथा मैंने कॉलम लिया था प्रोडक्ट। अब ये मैं ले रहा हूं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू IOD अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 और 1/365। अगर आपने मंथ्स के अकॉर्डिंग लेना है तो आप 12 ले सकते हैं, और अगर आपने नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग लेना है तो 365 डेज ले सकते हैं। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने यहां पे निकाला 2,88,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने पढ़ा ही था अभी पीछे 10%, तो इंटू 10/100 इंटू 1/12। ये 0 अब हमें कैंसिल नहीं करना है। ये 0 जब मैंने डबल 0 यहां पे कैंसिल कर दिया है तो सॉरी, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, तो ये कैलकुलेट करके आपका आ रहा है 2400 आंसर। ठीक है, आपका 2400 आया। ये मैंने किया है आपका प्रोडक्ट मेथड से, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक। अब मैं इसी क्वेश्चन को लूंगा सिंपल मेथड से। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूं सिंपल मेथड से, इसमें देखिए काफी सारी चीजें सेम हैं। तो काफी सारी चीजें अगर सेम हैं तो हमें देखिए, अगर मैं इसको यहां पे नोटिफाई करता हूं, वही अकॉर्डिंग टू डेट्स, अमाउंट
नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड, मतलब कि डेट्स सेम 10212, आपका 1512, आपका 3612, 301012, आपका 311212, सेम 14,000 है, सेम आपका ये 10,000 है, सेम आपका ये 5,000 है, सेम आपका ये 12,000 है, ये 4,000 है। नंबर ऑफ वंस अगेन यूज इज 11, 8, 6, 2, 0। ये मेथड जो मैंने यूज किया है आपका, ये है सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें क्या किया जाएगा कि हर ड्राइंग्स को इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा। हर ड्राइंग्स, जैसे ये ड्राइंग्स है, हम इनको इंडिविजुअल कंसिडर करेंगे। जैसे कि ड्राइंग्स, इसका जो फॉर्मूला हम कंसिडर करेंगे, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड अपॉन 12, राइट। कॉलम डी, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। जैसे हो गया ये 14,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 11/12, ठीक है। 10,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 8/12, 5,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12, 12,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12, और ये तो आपका जीरो है ही। 4,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 0/12, तो यानी कि ये तो जीरो ही हो जाएगा। इन सबको हमने इंडिविजुअली निकालना है। ये मैंने आपको मेथड स्पेसिफाई कर दिया। अब आप स्टूडेंट्स इस चीज को खुद कैलकुलेट करेंगे, पर एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसका आंसर भी 2400 ही आएगा, क्योंकि चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड को यूज करें, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे, क्वेश्चन दोनों केसेस में सेम आता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम एग्जाम में इसको कौन से मेथड से करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि डेट ऑफ ड्राइंग्स आर सेम और नॉट। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो आपने वो पहले जो क्वार्टरली वगैरह मेथड जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स एंड डेट ऑफ द ड्राइंग्स आर डिफरेंट है, तो अराइज होता है सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सिंपल से करना है या प्रोडक्ट से करना है। देखिए, ये स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि वो जिस मेथड से करना चाहें उसी मेथड से कर सकते हैं। आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा, अनलेस और अनटिल अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया गया हो। अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई कहता है कि आप सिंपल मेथड से करें, तो आपने सिंपल से करना है। अगर आपसे वो कहता है तो प्रोडक्ट मेथड से करें, तो वो प्रोडक्ट मेथड से ही आपने करना है, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप सिंपल या प्रोडक्ट, जो मेथड आपको इजी लगता है, आप उस मेथड से अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। पर क्वेश्चन में आंसर जो भी आपका आएगा वो दोनों मेथड से आपका सेम आएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि सारे केसेस आपके कवर हो जाएं। तो ये क्वेश्चन अगर आप जिसमें पिछले सारे मेथड्स जितने भी मैंने करवाए हैं, वो सारे मेथड्स आपके ये चीज कवर कर सकता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करेंगे। आपको इजी करने के लिए मैंने नीचे इसके वेरीफाई करने के लिए आपको आंसर भी दे सकते हैं। आपको जरा भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो लेक्चर के लास्ट में आपको दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूं अगले उसके टॉपिक की तरफ। देखिए, इसमें एक चीज और भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्हेन द डेट ऑफ द ड्राइंग्स आर not when it is not mentioned, when the date of the drawings is not mentioned, then the interest on drawings is calculated for an average period of 6 months. इस बात को भी ध्यान रखना है। ये आप नोटिफाई करेंगे कि जब भी किसी क्वेश्चन में डेट ऑफ द ड्राइंग्स मेंशन नहीं है, तो वो एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज तो गिवन है, पर क्वेश्चन के बैक में पर एनम नहीं लिखा है। तो इस केस में आप इसको पूरे ईयर के लिए मेंशन करेंगे। जैसे कि मान के चलिए, अगर क्वेश्चन में लिखा है 10%, क्वेश्चन में लिखा है 10% पर एनम अगर लिखा है, डेट नहीं लिखी, तो इस केस में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से।
पर अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 10% लिखा है और डेट भी मेंशन नहीं है पर एनम भी मेंशन नहीं है, तो आप इसको पूरे होल ईयर, ठीक है, इस रूल को ध्यान रखेंगे। इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। चलिए हम इस पे एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए ये केस अब आपके पास है आगे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन करिश्मा's ड्राइंग if she has withdrawn rupees 40,000 during the year and interest on drawings is charged at the rate of 10% per annum. Interest is charged at the rate of 10% per annum. ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है 10% पर एनम, पर डेट मेंशन नहीं है, तो डेट मीन्स हम इसकी ड्राइंग्स को 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। दैट इज 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। $2,000 आंसर, राइट। नाउ केस 2, क्योंकि उसमें अगर आप ध्यान दें 10% तो लिखा है पर एनम क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो हम इसको 40,000 इंटू 10/100, चाहे तो हम कुछ भी ना लिखें, नहीं तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12। तो बात तो वही है, आंसर इज 4,000 सॉरी 40,000 का इंटरेस्ट 4,000, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक के सारे केसेस कवर हो गए हैं। अगर आपको जरा भी कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं मेल पे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम डिस्कशन करेंगे आपके सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर्स पे। सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर्स। देखिए नॉर्मली सैलरी पार्टनर को तभी दी जा सकती है जब वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। अब पार्टनरशिप डीड में तो ये भी कुछ भी मेंशन हो सकता है कि हम उसको सैलरी जो दे रहे हैं मंथली दे रहे हैं। मान के चलिए अगर हम उसको मंथली दे रहे हैं या क्वार्टरली दे रहे हैं या एनम दे रहे हैं, पर एनम दे रहे हैं, पर एनम में शॉर्ट में हम पीए लिख सकते हैं, पर एनम। तो पर एनम में क्या होता है कि डायरेक्टली जो भी सैलरी आपको गिवन है वो हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देते हैं। मंथली के केस में हम ये देखते हैं कि कितने मंथ्स यूज हैं। अगर मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 12 मंथ्स। नहीं तो जिस डेट पे उस पार्टनर ने काम करना शुरू किया है या जिस डेट पे पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया गया है कि हम उसको सैलरी देंगे। अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली ओपनिंग ईयर में स्टार्ट हुआ है, एंड में खत्म हो रहा है, वही फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही हमारा अकाउंट्स खत्म हो रहे हैं, तो इंटू 12 कर लोगे, क्वार्टरली में इंटू आप 4 कर लोगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें हमें नॉर्मली में डिस्कशन करने की जरूरत इतनी खास नहीं है। अब अगर इसका सवाल ये राइज होता है कि हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको एज अ एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल नेचर का मानते हैं और हम इसे डेबिट साइड पे शो करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री जो आप बनाएंगे, वो आप क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स सैलरी, जो जिसको भी दी जा रही है, टू एस कैपिटल अकाउंट और या टू बीस कैपिटल अकाउंट, जो भी है, जो भी आप उसके पार्टनर्स को दे रहे हैं आप, उसके बाद ये आप ट्रांसफर करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट्स में। तो हम लिख सकते हैं पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही जैसे लास्ट में मैंने आपको डिस्कशन की थी कि हम अगर दोनों को कॉमन बनाना चाहें तो एक का क्रेडिट दूसरे के डेबिट से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसकी डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और ब्रैकेट में हम सैलरी मेंशन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, कमीशन की बात करते हैं। हम कमीशन फर्म देता है पार्टनर को, वही अगेन इफ द पार्टनरशिप डीड, इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, राइट। अब इसमें भी हमारे दो केसेस अराइज होते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है बिफोर या क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इन पे आप स्ट्रेस करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। देखिए क्वेश्चन अगर कहता है कि दैट द कमीशन वाज गिवन टू ए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाज गिवन टू ए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम फॉर्मूला लेंगे बिफोर के केस में, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। और अगर मैं आफ्टर की बात करूं तो फॉर्मूला आ जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, राइट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि क्वेश्चन में हमें बिफोर गिवन है या आफ्टर गिवन है, ठीक है। और अब आपको ये सवाल मैं आपको ये भी आपको लग रहा होगा कि बेसिकली नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। हाँ जी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, राइट। मैं चलिए आपको बताता हूं कि बेसिकली नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। मान के चलिए, एज्यूम करके चलिए कि एक पार्टनर, एक फर्म है जिसमें फर्म का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है, और ए पार्टनर की सैलरी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट है। ए की सैलरी सपोज मान के चलिए आप 10,000 है, और बी की सैलरी मान के चलिए आप 20,000 है, तो टोटल सैलरी दोनों को हो गई 30,000, और बोनस दिया जा रहा है ए को दिया जा रहा है बोनस 20,000, तो डायरेक्टली 20,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, ए दोनों को मिल रहा है, इसको 4,000 मिल रहा है और इसको 6,000 मिल रहा है, तो टोटल हो गया 10,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 लाख में से 30, 20 एंड 10, टोटल चला गया आपका 1 लाख में से चला गया आपका 60,000, तो वट एवर लेफ्ट इज इन योर हैंड्स इज 40,000। कितना बचा आपके हाथों में? 40,000। तो ये 40,000 किसको जाना है? ये 40,000 जाना है पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम इसी को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो अब जो कमीशन अगर हम निकालेंगे तो इस 40,000 के ऊपर निकालेंगे, राइट। और किस जो रेट क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसी रेट पे लेंगे। मैंने आपको यह बताया कि फिलहाल की नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट की जगह पे आप लिखेंगे 40। सपोज इसी क्वेश्चन में अगर 10% होता तो हम मल्टीप्लाई बाय 10/100 करते, यहां पे आता 4,000, 40,000 में से 4,000 माइनस करते, रिमेनिंग आता 36,000, वो फिर प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाता उनकी रेशियो में, राइट। क्लियर? चलिए इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चंस या 1-2 एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। Assume करिए x and y are the two equal partners and x is entitled for the 10% commission on the net profit before charging। आप देखें यहां पे before charging आपको बोला जा रहा है, राइट। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या फॉर्मूला था आपका? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में आपका क्या फॉर्मूला था? याद है स्टूडेंट्स को? मेरे बताएं। X and Y are the two partners sharing profits and losses in the ratio of, in equal ratio, and X is entitled for 10% commission. X is entitled for the 10% commission
on net profit before charging such commission, the Y is entitled for the 10% commission on the net profit after charging such commission. तो ये एक ही क्वेश्चन में आपके दोनों चीजें आ गई हैं. आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन द एनुअल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹35,000. राइट, आपका एनुअल प्रॉफिट है 35,000. तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर में देखेंगे कि हमने, देखिए, एक पार्टनर को दिया जा रहा है बिफोर का केस और दूसरे को दिया जा रहा है आफ्टर का केस. पहले हमें इनको कमीशन देना पड़ेगा. तो सबसे पहले कमीशन हम किसको देंगे? देखिए, पहले क्योंकि एक्स के बारे में लिखा है तो पहले हम कमीशन देंगे एक्स को, और बाद में कमीशन लिखा है वाई को तो हम बाद में देंगे वाई को, और उसके बाद हम जो रिमेनिंग बचेगा वो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स को. चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं. अब इसको कैलकुलेट अगर हम करके देखें, कमीशन बिफोर का मतलब नेट डिविजिबल प्रॉफिट. तो यानी कि अभी 35,000 है पहले नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि यहां पे कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली यही हो गया आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट. तो 35,000 फॉर्मूला था नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, तो 10 अपॉन 100. तो ये हो गया आपका 3500 रुपीज आपका कमीशन. किसका? एक्स का. ठीक है जी, कमीशन दे दिया हमने एक्स का 3500. अब हम आगे चलते हैं. वो कह रहा है कि Y इज एंटाइटल्ड फॉर 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन. मतलब कि इसका भी फॉर्मूला वही हुआ. आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन का मतलब है कि एक्स को कमीशन देने के बाद ये सारी चीजें चार्जेबल हुई हैं. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है. तो इसके लिए अब हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे वाई के लिए. तो 35,000 नेट डिविजिबल प्रॉफिट था एक्स के लिए, उसमें से हम 3500 कमीशन माइनस कर देंगे. तो वाई के लिए जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 31,500. तो 31,500 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 31,500 इंटू 10 अपॉन 110. अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका आ जाता है 2864. राइट, 286 एंड 4. राइट, क्लियर? ठीक है. तो अब अगर हम बात करें, अब हम ये कमीशन दे रहे हैं किसको? वाई को. तो 31,500 में से 2864 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 28634, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में? पार्टनर्स में. किस रेशियो में? इक्वली. अब इसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने बनाया रफली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, particulars amount by net profit 35,000 to X कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन. और यहां पे आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं कि अगर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था. तो हम यहां लिखेंगे 3500 to Y's कैपिटल अकाउंट, अगेन कमीशन आपका 31,500 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू X कैपिटल अकाउंट, Y's कैपिटल अकाउंट. ये हो गया 35,000. ठीक है, आपका प्रॉफिट है 28634. तो अगर मैं 28634 को डिवाइड कर दूं 2 से, इक्वली है, तो 14317 पॉइंट समथिंग ज्यादा आ रहा है, तो 14317 ही कर सकता हूं. 14317. ठीक है.
28,635 है राउंड फिगर बेसिकली ना, 28,634, हाँ 36 कर ले, 36 है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। 2813 ठीक है, 636 हो गया आपका, हाँ ठीक है 36 हो गया, तो हम इसको 8 कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए अगर हम देख सकते हैं 286 14318, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली बात और है आपकी कि यहाँ पे एक तो बिफोर को देखना जरूरी है, आफ्टर को देखना जरूरी है, और एक चीज क्वेश्चन में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो एक चीज को आपने देखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन ये तो मेंशन नहीं कर रहा है कि दैट देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो यहां पे लिख रहे हैं टू एक्स कैपिटल अकाउंट या टू वाई कैपिटल अकाउंट, तो सारी एंट्रियां उस केस में करंट अकाउंट्स के थ्रू पास होगी। ये तभी एप्लीकेबल है जब क्वेश्चंस में मेंशन हो कि दैट देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड और देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस आर दिस, मतलब कि करंट अकाउंट बैलेंसेस अगर हमें गिवन है तो। वरना अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो डायरेक्टली आप एंट्रियां कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू ही पास कर सकते हैं, क्योंकि हम ये अज्यूम करेंगे फ्लक्चुएटिंग है वो, राइट, फ्लक्चुएटिंग है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें यह कह रहा है कि एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ equally. As per the partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit. After charging such commission, the net profit before charging such commission is 2,20,000. फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे, ओ सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट तो आपके लिए 220 है, इंटू 10 अपॉन 110, 100 प्लस 10, ओके, इक्वल टू 20,000 आंसर। इज इट क्लियर टू यू? राइट, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए और डिस्कशन करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो पार्टनर्स हैं, राइट, दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई इन अ फर्म। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, but before charging any commission, or Y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum together with a commission of 10% of the net profit after charging such commission and partner's salary. The net profit before providing for the interest for the partner's salary and commission for the year ended 31st March was 4,20,000. तो ये क्या चीज थी, 4,20,000 है। हमें शो करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए ध्यान देने वाली बात है, एक्स को क्या दिया जा रहा है, सैलरी 10,000 पर मंथ की टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ये बात देखिए, एक चीज और भी नोट करनी है कि कमीशन किसके बाद दी जा रही है और किससे पहले दी जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरों की सैलरियां देने के बाद, बट जैसे हम सैलरी दे देंगे वाई को 10,000 पर मंथ की और जेड को हम दे देंगे पर एनम 25,000 की, और उसके बाद हम कमीशन देंगे। तो यानी कि पहले कमीशन देखिए, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ, एक्स को सैलरी हम दे रहे हैं, फिर हम देंगे वाई को सैलरी,
फिर हम देंगे x को कमीशन, और लास्ट में देंगे हम y को कमीशन, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस में? वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वल रेशियो के अंदर में। राइट, इज इट क्लियर टू यू? वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्योंकि यहां पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी साथ साथ बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करना इजी हो जाए। पर्टिकुलर्स अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट है आपका 4,20,000। इज इट क्लियर टू यू? नेट प्रॉफिट है आपका 4,20,000। राइट, उसके बाद आ गया आपका 2x सैलरी। x को सैलरी हम कितना दे रहे हैं? 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल का हो जाएगा आपका 1,20,000। राइट, फिर हम दे रहे हैं y को, मैं डायरेक्टली कभी मैं यूज कर रहा हूं x सैलरी, कभी मैं यूज कर रहा हूं y सैलरी, मैं डायरेक्टली यहां कैपिटल अकाउंट भी लिख सकता हूं। राइट, आप दोनों केस में करेंगे तो बेटर है कि हम यहां पे कैपिटल अकाउंट से लिख दें। ब्रैकेट में हम मेंशन कर लेंगे सैलरी, और यहां पे लिखा है पर एनम। पर एनम का मतलब डायरेक्टली 25,000। राइट, हम डायरेक्टली 25,000 यूज करेंगे। अब हमने देना है कमीशन किसको? पहले देना है कमीशन x को, और वो कह रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज। तो ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि 420 में से मैं 120 एंड 25 145 अगर मैं माइनस करता हूं, 145 माइनस करता हूं तो मेरा आता है 2,75,000। तो 2,75,000 पे कमीशन मुझे देना है x को, और लिखा है क्वेश्चन में बिफोर, तो मैं लूंगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो मेरा कमीशन आ गया 27,500। तो 2x कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूं कमीशन 27,500। तो 2,75,000 में से मैं अगर 27,500 माइनस करूं तो मेरा आ रहा है 2,47,500। 2,27,500 इंटू 10%, 27,500, 2,75,000, तो आपका आ गया 2,47,500। राइट, 2,47,500। उसके बाद आपके पास क्या है? आपके पास है कि हमने उनको कमीशन देना है y को, तो y को जो हम कमीशन देंगे तो क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब हो गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट विच इज इक्वल टू 110। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरा आ रहा है 22,500। तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट अगेन कमीशन टू 22,500। राइट, अब मैं रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वहां पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स एंड वाई। अब 247,500 में से अगर मैं 22,500 माइनस करता हूं तो मेरा आता है 2,25,000। और क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है तो मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 1,12,500। राइट, 1,12,500 दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के टॉपिक्स आपको समझ आए हैं। आज मैंने डिस्कशन करा था आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रिमेनिंग पार्ट यानी कि प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड, और मैंने आपसे डिस्कशन करा था आज आपसे सैलरी टू अ पार्टनर, और अभी आपसे मैंने डिस्कशन करा कमीशन टू अ पार्टनर।
आई होप ये टॉपिक्स आपको इजीली समझ आ गए होंगे और मेरे स्टूडेंट्स अब इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे और इसको रिवाइज करके अब वो अच्छे मार्क्स जनरेट कर सकते हैं इन टॉपिक्स के अंदर में। ठीक है, चलिए आज की लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।